हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रेस्पिरेशन। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी न्यूट्रिशन की, हमने वो सारी कवर कर ली हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फ्रेश टॉपिक टुडे। ठीक है, सो रेस्पिरेशन, आप लोग इनफ इंटेलिजेंट हो आप लोग, और क्लियरली समझ पा रहे होगे कि रेस्पिरेशन से क्या मतलब है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सिर्फ इतना नहीं, उससे ज्यादा। ठीक है, सो हम ये जो कर रहे हैं अनुलोम विलोम, वो क्या है? वो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल ब्रीदिंग। ये जो हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है जिसका नाम हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। सो द नेक्स्ट आपका क्या प्रोसेस है जो कि जिसका ये पार्ट है? दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, सो रेस्पिरेशन की अब बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं अपन। अगर हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग इज नॉट एवरीथिंग, वो पार्ट रेस्पिरेशन का बनेंगे, यानी कि रेस्पिरेशन ज्यादा बड़ी चीज हो गई। ठीक है, तो क्या होगा ये देखते हैं। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स व्हाट? इट हैज टू वर्ड्स, bio and chemical. Chemical process means chemical reaction and bio means body. बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनको हम बोल रहे हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। सो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच assimilated food. Now, what is assimilated food? Assimilated food is the food which is transported all over the body. हमने न्यूट्रिशन में देखा था कि फूड को अपने बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया था, एंड आफ्टर दैट ब्रेक डाउन उसका एब्जॉर्प्शन भी हो गया था। एब्जॉर्प्शन किस में हुआ था? विलाई के थ्रू ब्लड में गया था, और ब्लड से वो कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में होगा। सो दिस इज व्हाट assimilated food. So biochemical process in which assimilated food is broken down to release energy. This is what respiration. ये हम बोलेंगे रेस्पिरेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होनी चाहिए। जहां पर हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हमारा सोल रीजन क्या है उस फूड को या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का? वो सोल रीजन है हमारा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस करने का। सेल सिर्फ एनर्जी चाहती है रेस्पिरेशन से, उसे कोई मतलब नहीं है साथ में क्या बाई प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, वो उसके लिए वेस्टेज है, उनको वो बाहर निकाल देगी। उसको सिर्फ किससे मतलब है? इस एनर्जी से मतलब है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में लिबरेट होती है? वी ऑलरेडी नो, दैट इज एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आप सभी को आई होप पता होनी चाहिए पहले से, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता रही हूँ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ वैसे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के बारे में नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ catabolic process. Now what is a catabolic process? Catabolic processes are those processes in which a bigger molecule is broken down into simpler ones. बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हम सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो क्या डाइजेशन भी कैटाबॉलिक था? हाँ बिल्कुल, डाइजेशन इज आल्सो अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, सेम एज इट इज। रेस्पिरेशन में भी क्या होने वाला है? जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज अल्टीमेटली क्या होगा? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन को हम क्या बोल रहे हैं? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस। इसके लिए जो इनिशियल फ्यूल होता है, दैट फ्यूल इज ऑलवेज इज ग्लूकोज। भाई आप लोगों का अगर दिमाग में आ रहा हो कि हम क्या सिर्फ ग्लूकोज को ही बर्न करते हैं, क्या बर्न होने के लिए कुछ और हो सकता है सेल के पास जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? नो। अगर उसके पास एट दैट मोमेंट ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो वो किसी तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगी इनसाइड द सेल। लेकिन जो फ्यूल है या हम कहें जो प्रोसेस है, उसके लिए सबस्ट्रेट जो है, रिएक्टेंट जो है, वो मेन कौन होगा? ग्लूकोज ही होगा। ग्लूकोज ही वो इनिशियल मॉलिक्यूल होता है जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। डायरेक्टली अमीनो एसिड्स के ऊपर ये रिएक्शन नहीं हो सकती है, फैटी एसिड्स, ग्रीस लोड, उनके ऊपर भी नहीं हो सकती है। उन मॉलिक्यूल्स को भी हमारे लिवर के अंदर किसमें कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है इफ रिक्वायर्ड। अदरवाइज हम इंस्टेंट फूड खा रहे हैं और उस इंस्टेंट फूड से हमें क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेस मॉलिक्यूल है वो भी हमें पता चल गया, वो क्या है? ग्लूकोज ही होगा। सो
नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने यहाँ तक। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं इसमें। सेकेंड होगा इंटरनल रेस्पिरेशन एंड थर्ड होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि अगर हम किसी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। किस तरीके के 3 स्टेप्स होंगे कि वो ब्रीदिंग बोल रहे हैं, वो ब्रीदिंग आपका एक्चुअली में क्या है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज व्हाट, ब्रीदिंग, जो हम फिजिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, वो फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन या एक फिजिकल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा, नाउ द एयर और द गैसेस आर इनसाइड योर बॉडी, कि हमारी बॉडी में है, ब्लड में है। नाउ दीज गैसेस और ऑक्सीजन और एयर, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल सेल्स, सारी सेल्स तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और फिर वहां उन सेल्स में उन गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो इंटरनल रेस्पिरेशन में हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, यहां पर क्या हो रहा था, बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, और यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में होगा, टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू बॉडी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हम ब्लड ही लेके चलते हैं उसको, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टी सेलुलर हायर एनिमल्स के बारे में डिस्कशन ज्यादा करते हैं। तो टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वो आपका क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट वन, इज द सोल ऑफ रेस्पिरेशन, जहां पर हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो वो जो रिएक्शन है वो आपका कहाँ है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। सेल्यूलर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, which occurs in cell. तो respiration which is या process which is happening inside the cell is called cellular respiration. और उसकी जो रिएक्शन आप लिखते हैं वो मेजरली हम क्या लिखते हैं, that glucose is broken down to produce like CO2, मैं यहाँ पर वर्ड रिएक्शन ही लिख रही हूँ अभी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ हम अभी एरोबिक एनारोबिक का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका डिस्कशन कर रही हूँ कि रेस्पिरेशन या सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्या मतलब है, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, कोई भी हो, सब में ही यही होना है, सेल के अंदर ही होना है रेस्पिरेशन प्रोसेस, और सब में ही ग्लूकोज को क्या होगा, ब्रेक किया जाएगा, क्या निकालने के लिए, एनर्जी निकालने के लिए। इसलिए मैंने ऑक्सीजन वर्ड भी यूज नहीं किया है अभी, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया है कि हम ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या दोनों केसेस में क्या डिफरेंस होगा। सो ये हमारा स्टेप 3 स्टेप प्रोसेस हो गया रेस्पिरेशन का, एक्सटर्नल, इंटरनल और सेल्यूलर। हाँ, अगर मैं बात करूं अबाउट और यूनिसेल्यूलर, किसी यूनिसेल्युलर बॉडी के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो यूनिसेल्युलर बॉडी के लिए क्या होगा, लाइक अमीबा या पैरामीशियम, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए शायद ऊपर वाले प्रोसेसेस उतने ज्यादा डिफाइंड नहीं होंगे, क्योंकि उनमें सिर्फ एक जनरल सेल सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एयर जो है या गैसेस जो है उनका एक्सचेंज हो रहा है। तो उनमें क्या होगा, सेल सरफेस और डिफ्यूजन प्रोसेस, किसमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, और उन्हीं के थ्रू क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। वाइल इन मल्टी सेल्युलर्स में क्या हो रहा है, ये आपके इस तरीके के 3 प्रोसेसेस जो है या 3 स्टेप जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हो रहे हैं, ठीक है।
Now I have unmuted you all. अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी पूछ सकते हो, मैं फिर आगे So तो नेक्स्ट हमारा मेन फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है सारा का सारा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या वो एक बहुत ही इजी प्रोसेस होता है या उसमें कुछ डिफिकल्टीज होती हैं, किस तरह से सेल उसे करती है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th में पढ़कर आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ही पावर हाउस ऑफ द सेल है, वही एनर्जी जनरेट कर रहा है, वही एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उसका क्या रोल है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में फर्स्ट हो गया आपका एरोबिक, एक बेसिक मीनिंग हमें पता है, जिसमें हमें ये पता है दैट ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ये नाम से ही पता चल रहा है, तो उसके लिए इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन जरूरत है उसकी, और उसके थ्रू किस तरीके से प्रोसेस हो रहा होगा वो हम समझते हैं। लाइक इफ दिस इज अ सेल, अब इस सेल में बाहर क्या है, ब्लड है, ब्लड जा रहा है बाहर से, और उस ब्लड में से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन वाया डिफ्यूजन प्रोसेस कहाँ एंटर हो गई, इनसाइड सेल के अंदर आ गई, और साथ में क्या अंदर आ गया, ग्लूकोज भी अंदर आ गया। सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, ग्लूकोज पार्टिकल्स को भी अंदर ले लिया, साइटोप्लाज्म में ले लिया। अब क्या होगा भाई, यहाँ काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एक सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, there may be many, they may be many numbers like 50 60 70 100s तक भी हो सकते हैं, depending on the task of the cell। अगर सेल का बहुत ज्यादा काम है, लाइक मसल सेल है, बिजी सेल है, उसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नाउ अब क्या होगा, this glucose cannot directly enter into the mitochondria because mitochondria is quite small and glucose molecule थोड़ा बड़ा है, उसमें एंट्री के लिए इतना छोटा नहीं है वो। तो पहले क्या किया जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे ही साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, साइटोप्लाज्म में एंटर करते ही क्या होगा, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा पाइरूवेट में। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। 6 कार्बन मॉलिक्यूल हम लिखते हैं C6H12O6, तो हम वहां पर 6 कार्बन इन्वॉल्व है, और ये सिर्फ एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो a 6 carbon molecule is broken down into 2 pyruvate molecules in the cytoplasm, और हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। हमने इस प्रोसेस को क्या बोला है, ग्लाइकोलाइसिस। So a process called glycolysis occurs in cytoplasm where glucose is broken down into smaller particle which is pyruvate. It is a 3 carbon molecule and then it pyruvate will enter into the mitochondria. तो जो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, हम उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, पाइरुवेट विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाने के बाद वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन का कंप्लीट प्रोसेस होगा। ये जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा है ग्लाइकोलाइसिस का, दिस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज नॉर्मल, या हम कहें कि कॉमन होता है किसमें, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में। अभी एनारोबिक वाला हम पार्ट पढ़ेंगे तब उसमें फिर से देखेंगे कि वहां पर भी सेल में क्या हो रहा है, ग्लूकोज को पाइरुवेट में इनिशियली ब्रेक किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है विच इज कॉमन इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में ही क्या होगा, कॉमन होगा ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हो गया भाई हमारा पाइरुवेट बन गया। अब पाइरुवेट क्या जाएगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, वहीं पे तो होना है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो देखते हैं वहां क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। Let's discuss its structure in brief. आप लोग वैसे काफी इंटेलिजेंट हो और आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में।
सो इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज हाईली फोल्डेड इनसाइड, अंदर की तरफ काफी ज्यादा फोल्डेड होती है, और इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। These cristae increases the surface area of mitochondria. इनसाइड जो उसका सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट जो अब यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप होने वाला है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है ऑक्सीजन की हेल्प से, वो ज्यादा हो सके। तो उसे इंक्रीज करने का काम करता है ये क्रिस्टी करते हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ, पायरुवेट यहाँ अंदर आ गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पर अंदर आ चुकी थी, दोनों मॉलिक्यूल्स अंदर आ गए। यहाँ पर क्रिस्टी प्रेजेंट है, और क्रिस्टी के ऊपर अगर आप लोगों को याद हो, आपकी मेमोरी शार्प हो, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के बल्ब लाइक, छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। इनको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स, या आपको कई जगह ये F1 पार्टिकल के नाम से भी दिखाई देते हैं, ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स। तो ये क्रिस्टी और ऑक्सीसोम्स ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स जरूरी हैं, उन एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर, अभी तक हमने जो एंजाइम्स पढ़े हैं वो केवल डाइजेस्ट नहीं है कि हमारे में सिर्फ डाइजेशन के लिए भी एंजाइम होते हैं। दिस प्रोसेस इज आल्सो, जहां कहीं भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, का ब्रेकडाउन हो रहा है या कुछ नई चीजें बन रही हैं, वहां मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। लाइक वो सब हमारे लिए थे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और यहाँ पर एंजाइम्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। नाउ आपके सिलेबस के हिसाब से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, कोई मतलब भी नहीं उन्हें याद करने से, आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया उनके ऊपर, नहीं आएगा। बस इतना हमें समझना चाहिए कि यहाँ रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑक्सीसोम्स एंड ऑन क्रिस्टी। ठीक है, अब देखिए क्या प्रोसेस होगा, पायरुवेट अंदर आ गया, ऑक्सीजन भी अंदर आ गया, ये एक चेन ऑफ रिएक्शन होती है यहाँ जो अंदर स्टार्ट होती है, उस चेन ऑफ रिएक्शन को हम पूरा नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। सर हेंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। और साथ में होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्रेब साइकिल। अब इनकी डिटेलिंग भी हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चेन रिएक्शन होती है, काफी सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, वो कंप्लीटली एक पूरा चैप्टर होता है उनके ऊपर, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। बस यहाँ पर अंदर बहुत सारे स्टेप्स चल रहे हैं, रिएक्शंस चल रही है एक के बाद एक, और उन सारी रिएक्शंस में अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक कर रहे हैं ऑक्सीजन के हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और हर स्टेप में हर बार हमारे पास क्या निकल रहे हैं, ATPs निकल रहे हैं। Now how many total ATPs are we getting here is 38. A large number of ATPs are produced in aerobic respiration. Aerobic respiration में 38 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, which is a very large number। वो सिर्फ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का साइमल्टेनियसली यहाँ चल रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा माइटोकॉन्ड्रिया सब लोग मिलके सिर्फ एक ही ग्लूकोज को तोड़ने में लगे हुए हैं, एक साथ बहुत सारे ग्लूकोज तो सिर्फ यहीं पर हो गया, चल रहा है, उसका हो गया ब्रेकडाउन, ग्लूकोज आए जा रहा है, एटीपीज बनते जा रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को रेगुलरली हमें एटीपी की सप्लाई चाहिए। देख, एक तो हम मैमल्स हैं, मैमल्स होने की वजह से हमें टेम्परेचर भी मेंटेन करना है बॉडी का, प्लस हम बहुत सारी एनर्जेटिक हम टास्क कर रहे हैं, उन सबके लिए हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए एटीपीज कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनसाइड द सेल्स, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किन प्रोसेस के थ्रू, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब्स साइकिल जो है वो क्रिस्टी पर होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टिंग, electrons are transporting between these oxysomes and between various respiratory enzymes। वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, और उस एक्सचेंज जब होता है तो भाई इलेक्ट्रॉन्स कभी क्या है, हाई एनर्जी शेल में जाएंगे, वहां से फिर लो एनर्जी शेल में आएंगे, उससे क्या होता है, एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी क्या फॉर्म करने में यूज होती है, एटीपीज को फॉर्म करने में यूज होती है। ये इनका स्मॉल डिस्क्रिप्शन है, इतना ही रिक्वायर्ड है, इनकी डिटेलिंग अभी आप लोगों के लिए नहीं है।
सो हमने यहाँ देखा कि तीन हमने नेम्स पढ़े, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है दैट इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, बट क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस इज ओनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, एनारोबिक में नहीं होगा। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये सब भी नहीं होगा। ठीक है, तो सम अप कर लेते हैं अब इन चीजों को एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एक बार, फिर मैं आपके साथ डाउट्स ले लूंगी। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्स हो गया, और हम बोल रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ होगी। लोकेशन अगर पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है अभी के डिस्कशन से हमें? अगर एक ही पूछा जाता है, लाइक अगर मल्टीपल चॉइस में आपको आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर करेक्ट, बट अगर डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म ये हो गया, 38 ATPs आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि हाई एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है इसमें। नेक्स्ट इज कौन कौन सी इसमें और प्रोड्यूस स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, क्रेब्स साइकिल एंड ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। इसकी इक्वेशन को सम अप कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशन है, यू ऑलरेडी नो दैट ऑक्सीजन गिव्स CO2 plus H2O plus 38 ATP plus 6O2 6CO2 plus 6H2। ठीक है, तो यहाँ से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और टोटल 38 ATPs जो है वो लिबरेट होंगे। तब तो कुछ नहीं होना। अब बताइए वन बाय वन। हमारी कोचिंग की भी ऑनलाइन क्लास होने लगी। हाँ, कोचिंग की ऑनलाइन क्लास लग रही है, प्लीज डाउट बताओ। अरे ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? पता है ना बेटा, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। कहा था कि सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हुआ, और जब ग्लूकोज एंटर होगा तो एंटर होने के बाद वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में ही ग्लूकोज को पाइरूवेट में ब्रेक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकता। मैं लाइट खेलता। ठीक है मैम, वो क्लियरली विजिबल नहीं है। हेलो, बट बाकी लोगों को तो विजिबल है बेटा। मैं लाइट खेलता हूँ। बस एक माइनर डिटेल्स नहीं लिख रही तू है भी कर अच्छा ले से। डाउनलोड। मैं लाइट पे ग्राउंड पे आ एरोबिक गया। रेस्पिरेशन का ब्रीफ लिखा दीजिए। देखो नोट्स जो है आपको न्यूट्रिशन के नोट्स मिल गए थे, और आपको अरे यार अभी नहीं, जब ना डिस्टरबेंस करते हो। शॉर्ट मैं अभी 37 पे हूँ ना, तब डिफिकल्ट हो गया। प्लीज आपस में बातें मत करो, आप लोगों के घर स्टार्टिंग में इजी होता कर रहे हैं। स्टार्टिंग में पबजी भी इजी लगेगा, फिर थोड़ा सा प्लैटिनम पे आओगे। तू जब डायमंड पे था ना अपन जब खेले। ये कौन बात कर रहा है? हाँ ठीक है, हाँ, तो इसके नोट्स जो हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे ऐप पर, जैसे न्यूट्रिशन के मिले थे। ब्रीफ में इसका आप साथ साथ में नोट करते जाइए। देखो जो चीजें मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, आप लोग साथ में नोट्स बनाते जाया करो। अगर मैं ये भी करूंगी कि मैं बोलूं भी साथ में, मैं लिखवाऊं भी, तो हम एक स्मॉल टॉपिक भी कवर कर पाएंगे, और वैसे ही अपना जो सिलेबस है वो बहुत स्लो जा रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप इसमें साथ में नोट करते जाइए, इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ काफी, ताकि आप लोग साथ साथ में लिख भी सको। तो लिखते जाओ साथ में, और जो आपके प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको ऐप पर मिल जाएंगे, 1-2 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे पूरे रेस्पिरेशन के नोट्स। बट स्मॉल नोट्स, अपने हैंडमेड नोट्स आप बनाते जाइए साथ में। ठीक है, डाउट्स बोलिए, और कोई डाउट्स हैं तो। पूर्वी का डाउट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ सिंथेसिस होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया ही सिंथेसिस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिंथेसिस होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी कई जगह उसके लिए एक अवेलेबल आंसर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों ही जगह। मैंने अभी आप सभी लोगों को अनम्यूट किया हुआ है, तो अगर किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। क्लास में तो सब पढ़ाते हैं। मैम रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी, मैंने अभी आपको क्या बोला, क्रेब्स साइकिल इज नॉट जस्ट अ वर्ड,
पूरा चैप्टर हो सकता है अगर हम पढ़ने बैठे तो पहले पहले होती थी तनिष्क सब मस्ती तनिष्क करते थे। तनिष्क कैन यू हियर मी? मजा आता था। तनिष्क कैन यू हियर मी? 8 बजे सुबह। हाँ क्या करवाया पता नहीं क्या करवाते हैं, मैं तो गेम खेलता हूँ उस टाइम पे। फिटनेस वगैरह कुछ कराते हैं। गेट खोल दे। आप लोग है ना बहुत साउंड क्रिएट कर रहे हो, मैं इसीलिए तू गेट खोलना। म्यूट करके पढ़ा रही हूँ, और अगर आप ऐसे ही करोगे तो मैं डाउट गेट खोलना। सीधे चैट बॉक्स में डाउट होंगे। आप लोग बहुत नॉइज क्रिएट कर रहे हो। फाइन, ठीक है, मैं सभी म्यूट कर रही हूँ, आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में वापस उधर ही चली जाती हूँ। प्लीज जिसके भी डाउट्स हैं वो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आप सभी बहुत नॉइज कर रहे हैं आज, तो मैं अनम्यूट नहीं कर रही हूँ किसी को भी। चैट बॉक्स में लिखिए जो भी डाउट्स हैं। लक्ष्य ने बोला है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वाला पार्ट एक बार और बता दीजिए। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में बेटा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, मैंने आपको ये बताया है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स वो एंजाइम्स हैं जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को करवा रहे हैं। लाइक अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है, तो वहां पे तो कोई बायोकैटालिस्ट चाहिएगा जो उस रिएक्शन को करवाएगा। वो करवाने वाला कौन है? रेस्पिरेटरी एंजाइम। जैसे वहां पर थे हमारे पास कुछ एंजाइम्स, बस यहाँ पर हम उनके नेम नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। तो हमने उन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को कहाँ लिया है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस हो रहे हैं और उस स्टेप के लिए अपना काम कर रहे हैं, वो लाइक ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ATP is not a protein. Tanishka ने डाउट पूछा है, is ATP a protein? ATP is not a protein. It is basically a nucleic acid molecule. एक न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है ये। लाइक अगर मैं बोलूं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो इसमें एक एडिनोसिन ग्रुप होता है, एक राइबोज ग्रुप होता है और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो ATP इज अ आपका न्यूक्लिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है। लाइक जैसे DNA होते हैं, RNA होते हैं, वो मल्टीपल चेन्स बनाते हैं और ATP एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्रिस्टी कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द एब्जॉर्प्शन हियर, कम आउट ऑफ न्यूट्रिशन। लक्ष्य न्यूट्रिशन से बाहर आ जाओ, हम रेस्पिरेशन में पहुंच चुके हैं, तुम न्यूट्रिशन में ही अटके हुए हो अभी तक। क्रिस्टी इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनीथिंग। वहां पर क्या हो रहा है? सिर्फ आपकी रिएक्शन चल रही है कंप्लीटली और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बन रहे हैं उस सरफेस पर। ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में ब्रेक करने का काम हो रहा है। कुछ भी चीज एब्जॉर्ब नहीं करनी है वहां पर। एटीपी बन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई डाउट्स? What factors affect respiration? It's very early, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको। पहले एनारोबिक तो पढ़ लें। सरफेस की क्या जरूरत है? अरे भाई बिना सरफेस के कैसे रिएक्शन होगी? हवा में थोड़ी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर ही मॉलिक्यूल्स को कहीं एब्जॉर्ब होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए तो जगह चाहिए। तो वो इकट्ठे होने के लिए कहाँ जगह है? वो आपकी सरफेस पर जगह है वो। ठीक है, सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां तक ब्रीफिंग की बात है, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उन नोट्स को मैं और डिटेल्ड कर दूंगी और आप लोग साथ में यहाँ पर अपने हैंडमेड अपने खुद के नोट्स बनाते जाया कीजिए साथ में। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक को पहले डिक्टेट करूं फिर मैं उसको लिखवाऊं, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। सो नेक्स्ट, एनारोबिक। एनारोबिक में क्लियरली oxygen is not required or in the absence of oxygen, absence of oxygen। अच्छा, बोर्ड क्लियरली सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबकी वो है सही? तो प्लीज एक बार यस कर दो, क्योंकि अभी किसी एक ने बोला था कि स्क्रीन क्लियर नहीं है। अगर सभी को क्लियर है तो प्लीज एक बार यस कर दो। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। हाँ, तो अगर अभी किसी के पास प्रॉब्लम हो रही है स्क्रीन को लेकर, तो मे बी आपकी उधर से नेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। ओके, तनिष्का ने एक डाउट और पूछा है,
Is ATP stable in water or can dissolve in water? ATP का वाटर में स्टेबल होना या स्टेबल नहीं होना, दैट इज नॉट अ मैटर, उसका कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ATP अगर मैं वैसे बात करूं तो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, सो ऑब्वियसली इट कैन डिसॉल्व इन वाटर. सो एवरीथिंग इन आवर बॉडी, मोस्ट ऑफ 99% थिंग्स जो है वो पानी में ही डिसॉल्व है. पर पानी में डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने काम नहीं करेंगे. उनके जो काम है, उनके जो एनर्जी फॉर्मेशन का फंक्शन है, वो क्लियरली उसको कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज उसकी हमें उतना डीप में मत जाओ कि एटीपी पानी में डिसॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता. हो जाएगा पानी में डिसॉल्व तो वो काम कैसे करेगा, नहीं होगा तो फिर वो काम कैसे करेगा, उसमें मत पड़ो. ठीक है, अपनी जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करो यहाँ पर. ठीक है, ऑब्वियसली एटीपी कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी डिसॉल्व इन वाटर इनसाइड आवर बॉडी एक्सेप्ट फैट. फैट के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोड़. हाँ, सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में it is in the absence of oxygen, first thing. next अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन क्या होगी, obviously केवल साइटोप्लाज्म. माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इन्वॉल्व हियर. क्यों नहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, उसको कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जा रहा है. तो यानी कि ग्लूकोज, पाइरुवेट एंड देन इसके आगे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, ये हमने कहा ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कहाँ होगा, पूरा साइटोप्लाज्म में ही होगा. सो दिस इज अगेन ग्लाइकोलाइसिस. इसको अभी भी हम ग्लाइकोलाइसिस ही कहेंगे, ग्लूकोज का पाइरुवेट में ब्रेक डाउन होना. है ये किस ब्रेक डाउन होता है, ये क्लियरली नाउ दैट डिपेंड्स उसको किसमें ब्रेक डाउन होगा, वो डिपेंड करेगा किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है. हाँ, तो लोकेशन क्लियर हुई, कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा. अब किन ऑर्गेनिज्म में होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा. लाइक सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. क्या प्रोकैरियोट्स में होता है? विभी ने क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज दिस रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस? व्हिच रेस्पिरेशन बेटा, आर यू टॉकिंग अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, या आप एज अ होल पूछ रहे हो? बोथ. रेस्पिरेशन की मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया था दैट रेस्पिरेशन 3 स्टेप का प्रोसेस है, और उन 3 स्टेप में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो हमारी सेल्स में होता है, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर. अभी तो हमने बात की साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक होगा, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, फिर ये होगा. तो ये सब हम कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल हम खड़े हुए हैं. ठीक है, तो जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो सब कुछ सेल के अंदर होता है. ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं दैट ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू दिस एंड दिस, वो सब कुछ कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर. ओके बेबी, बाहर जो हम दूसरे टिश्यूज की बात करते हैं, आप आरबीसीज को लेकर अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात है, वहां पर आपकी रिएक्शन नहीं हो रही है. ठीक है, हाँ. सो अब ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे थे, किन ऑर्गेनिजम्स में होगा. सो पहले दिमाग में आता है क्या प्रोकैरियोट्स, क्या सारे प्रोकैरियोट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा? प्रोकैरियोट से हमारा सीधा मतलब होता है बैक्टीरियाज. तो डज ऑल बैक्टीरियाज आर एनारोबिक? नो, all bacteria are not anaerobic. There are certain groups होते हैं बैक्टीरियाज के जो एरोबिक भी होते हैं. हालांकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो उनमें कुछ दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, या सेल मेम्ब्रेन होता है, या साइटोप्लाज्म होता है, जहां पर उनके एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है. बट सारे प्रोकैरियोट्स एनारोबिक नहीं होते हैं, यानी कि सारे बैक्टीरियाज एनारोबिक नहीं होते हैं. उनमें से कुछ बैक्टीरियाज एनारोबिक होते हैं, लाइक जो कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्होंने खुद को इवॉल्व कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जहां पर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है वो उस चीज को बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेक डाउन करने में लगे हुए हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स का हमें किस्सा क्लियर हुआ. बट यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, किन बैक्टीरियाज में होता है, किन में नहीं होता है. दैट इज नॉट आस्क्ड, अभी तक कभी भी नहीं पूछा है. जो पूछा जाता है यहाँ पर आज तक वो क्या है, यीस्ट सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन. कि यीस्ट सेल में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक. उस एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन. कैसे वो प्रोसेस होता है, क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, दैट दीज आर द मेन क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यीस्ट सेल के डिस्कशन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं.
नेम्स ऑफ बैक्टीरिया में आपके जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनमें आपके जो नाइट्रोजनेस बैक्टीरियाज हैं, लाइक तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन फिक्शन कर रहे हैं, वो सारे बैक्टीरियाज एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। मेथेनोजेंस होते हैं, वो मीथेनोजेंस एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। लाइक आपके एसिडोफिलस बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी आपके एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ आपके जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई, तो कोकाइज वाले जो ग्रुप होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, कि वो बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पर उन्हें इजीली ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होती है। सो देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ आपको उनकी जरूरत नहीं है याद करने की, वो कहीं नहीं पूछा जाएगा। हाँ, तो यीस्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ यीस्ट इज व्हाट? यीस्ट इज अ फंगस, वी ऑलरेडी नो। यीस्ट एक फंगस का एक टाइप है, फंजाई जो हमने मसारा हम ग्रुप पिछली बार पढ़ के आए हैं फंजाई का, उसका एक मेंबर है यीस्ट। यीस्ट अगेन क्या है? यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। तो यीस्ट के अंदर जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा? एनारोबिक, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगेन अब उसमें क्या हो रहा है? वही ग्लूकोज बना रहा है, वो बना रहा है या मिल रहा है, व्हाटएवर मिल रहा होगा, ऑब्वियसली बनाएगा तो कैसे, वो यीस्ट को थोड़े ना बना सकता है, ग्लूकोज मिलेगा ही उसको, तो कहीं ना कहीं से हेटेरोट्रोफिक है वो, या सेप्रोफिटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को उसने किसने ब्रेक किया? पायरुवेट में ब्रेक किया। ये प्रोसेस क्या हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुवेट को वो किसमें ब्रेक कर देगा? अल्कोहल में ब्रेक कर देगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देगा, प्लस 2 ATPs, प्लस 2 ATPs। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ATP निकल रहे हैं, 2 से ज्यादा ATPs जो हैं वो लिबरेट नहीं होते हैं। देखिए प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दैट इज अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATPs। और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। So anaerobic respiration in yeast is also known as fermentation. क्यों fermentation? इसका यूज हम कहाँ करते हैं? आप सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, पता है आप सभी को दैट हम बैटर जो बनाते हैं, जो भी केक्स बना रहे हैं या जो भी इस तरह के जहाँ बैटर को आपको थोड़ा सा राइज करना है, उन सारे जगहों पर हम क्या यूज करते हैं? यीस्ट को यूज किया जाता है। यीस्ट का कई बार ड्राई यीस्ट पाउडर आता है, और उस ड्राई यीस्ट पाउडर को अगर हम हल्के ल्यूकवार्म वाटर में, लाइक गुनगुने पानी में अगर उसको घोल के हम किसी चीज में डाल देते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो जो बैटर है आपका वो फ्लफी हो जाता है। वो फ्लफी क्यों हो जाता है? क्योंकि अब देखो यीस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, यीस्ट जो है वो जैसे ही आपने उसको गर्म पानी में मिलाकर उस बैटर में डाला, वो एक्टिव हो गया। ठीक है, एक्टिव होने के बाद उसने क्या स्टार्ट किया? रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, वो अपना नंबर बढ़ाएगा। नंबर बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे सेल डिवीजन करना पड़ेगा। भाई सेल डिवाइड करेगी तभी तो नई सेल्स बनाएगी। और आप लोगों ने पढ़ा है कि यीस्ट में कौन से टाइप का फिशन होता, कौन से टाइप का उसमें वो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग होता है उसमें, यानी कि बर्ड्स बनेंगे और बहुत सारे यीस्ट बनेंगे, तो बहुत सारे नए नए यीस्ट बन रहे होंगे, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी बहुत तेजी से चल रहा होगा। तो वहां पर एक्सट्रीम बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 इवॉल्व होती है, और उस CO2 की वजह से जो बैटर है वो राइज हो जाता है। ठीक है, तो एक तो ये यूज होता है। दूसरा यूज जो होता है यीस्ट का, वो डायरेक्ट अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है, कि हम उसको फर्मेंट करा रहे हैं और उस फर्मेंटेशन से हम अल्कोहल जो है वो हम बना रहे हैं। क्या बनानी है? तो वो है? कृष्णा एंड महक अभी क्लियर हुआ बेटा? करना पड़ता है।
करना पड़ता है। बोल रही हूँ करना पड़ता है। दिल सारा है तुमसे सुनने को। अच्छा, मेरे से सुनने का। अबे इसने देखा दिल चाह रहा है तुमसे सुनने को। अब इसको क्या सुनाऊं मैं? मेरी तो जिंदगी झंड है। अब मैं ये बोलूंगी तो बोलेगा क्यों बेबी क्या हुआ है? मेरी तो जिंदगी। हाँ चल लिखती हूँ। मेरी तो जिंदगी। सच में मेरा फोन बहुत गंदा हैंग हो रहा है। खुल जाए ना रेड पे भी है। क्या अभी सबको स्क्रीन आ गई? बीच में नेट चला गया था यार। ओके, Yes, ma'am. स्टार्ट अगेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। अभी फिर से हो गया इस कनेक्शन। अभी क्लियर है ना सभी को ऑडियो वीडियो? यस मैम। हाँ, तो हाँ एनारोबिक कंप्लीट कर लिया है अपन ने। तो हाँ, थोड़ा सा बाकी एनारोबिक में। यहाँ तक यीस्ट के डिस्कशन तक किसी को जो भी डाउट्स हैं प्लीज वो पूछो। अभी अनम्यूट है, सभी पूछ सकते हैं। यीस्ट के डिस्कशन तक कोई डाउट्स हैं तो बताइए। फर्मेंटेशन देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट which does not require oxygen. Next, it is also called fermentation process. Fermentation process in location क्या है उसकी? साइटोप्लाज्म है। प्लस क्या हो रहा है साथ में उसमें? ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक हो रहा है और पायरुवेट फाइनली किसमें ब्रेक हो रहा है? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, बट द एनर्जी इज वेरी लेस। कहाँ वहां 38 एटीपी निकल रहे हैं, कहाँ यहाँ ग्लूकोज केवल 2 ही एटीपी दे पा रहा है। तो ये सब ऑक्सीजन ना होने की वजह से है। बट जल्दी जल्दी में ये वो पॉसिबल हो सकता था, तो उसने बिना ऑक्सीजन के ही खुद को क्या कर लिया? अकस्टम कर लिया। ठीक है, आयन ने पूछा है कि फर्मेंटेशन समझा दीजिए। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच यीस्ट रेस्पायर एनारोबिकली। यीस्ट क्या कर रहा है? एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है एंड इज फॉर्मेटिंग या प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलने से मतलब है कि हम यीस्ट को हमारे जो इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं वहां के लिए हमने उसका नाम कर दिया है फर्मेंटेशन। वहां पर हम थोड़े ना बोलेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज कर लो, उसके थ्रू आप अल्कोहल बना लो या उसके थ्रू आप बैटर बना लो। हम बोलेंगे भाई फर्मेंटेशन कर लो, फर्मेंट हो जाएगा आपका बैटर, फर्मेंट कर लो। तो
फर्मेंट जो वर्ड है, फर्मेंटेशन जो वर्ड है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही साइनोनिम है। दैट इज कि उसे जब हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम बोल रहे हैं दैट थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट इज प्रोड्यूसिंग अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अगर फर्मेंटेशन की बात आती है तो। ठीक है, हाँ। C2H5OH इज अल्कोहल। विधि तनिष्का मैम, रिएक्टेंट्स क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन के? एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स भी आपके ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज इज द अल्टीमेट रिएक्टेंट फॉर रेस्पिरेशन। मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स में ही बता दिया था कि रेस्पिरेशन आपका एरोबिक हो, एनारोबिक हो, मसल्स में हो रहा हो, यीस्ट में हो रहा हो, सेल्स में हो रहा हो, आपकी किसी भी सेल में हो रहा हो, हर जगह आपका जो अल्टीमेट सबस्ट्रेट है वो आपका कौन है? ग्लूकोज। हालांकि हम पूरी रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स कि क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा गया। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है दैट डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड गिव अ रिएक्शन फॉर दिस, अगर आपको रिएक्शन लिखनी है उसकी, तो आप पायरुवेट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, आप सिर्फ ग्लूकोज को डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर आप लिख देते हैं दैट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से लिख के हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, पायरुवेट को मेंशन नहीं करते अगर सिर्फ रिएक्शन लिखनी है तो। और अगर आपको पूरा आपको प्रोसेस समझाना है तो आप पायरुवेट भी मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप समझाते हुए इसको कर सकते हैं। हम जब रिएक्शन लिख रहे हैं, समरी अगर हम दे रहे हैं, तो वहां पर हम पायरुवेट यूज नहीं करते। तो सबस्ट्रेट इज व्हाट? ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट इज पायरुवेट। पायरुवेट क्यों कृष्णा, आप अभी एंटर हुए हो क्या क्लास में? पायरुवेट इज द मिडिल मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बन रहा है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि एक ग्लूकोज क्या बनाता है? 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनाता है। पायरुवेट या उसका दूसरा नाम होता है पायरुविक एसिड। ठीक है, तो C2H5 का COOH, लाइक उसमें अगर हम पायरुविक एसिड बोल रहे हैं तो उसमें एक एसिडिक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, तो वो उसका फॉर्मूला हो सकता है, बट उसकी जरूरत नहीं है अभी। yeast use once more, मैम yeast use once more, मुझे समझ नहीं आया लक्ष्य आप क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछ लो। प्रेज ने पूछा है इथेनॉल एंड अल्कोहल आर सेम और नॉट? यस सेम। देखो अल्कोहल इज अ मोर जनरल वर्ड, अल्कोहल में अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हो सकते हैं, लाइक मीथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है, वेरियस टाइप के अल्कोहल्स हो सकते हैं। तो अल्कोहल एक जनरल वर्ड है, बट उसमें जो मोस्ट यूज्ड अल्कोहल होता है वो इथेनॉल होता है। तो हम जनरलाइज कर देते हैं कि जब भी हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, जब तक क्वेश्चन वाले ने कुछ मेंशन नहीं किया है या हम किसी और के बारे में पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल। इथेनॉल हमारा सबसे मोस्ट यूज्ड और सबसे मोस्ट फेवरेट अल्कोहल है, जो कि हर जगह यूज होता है। लैब्स में वही यूज होता है, ड्रिंकिंग पर्पस में वही यूज होता है, अभी सैनिटाइजर में भी वही यूज हो रहा है। तो मैक्सिमम जो यूज्ड अल्कोहल है वो आपका इथेनॉल होता है। सो दैट इज व्हाई हम इथेनॉल यूज करते हैं, बट अल्कोहल इज मोर जनरल वर्ड। ठीक है, हाँ। तनिष्का, इज एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड रेदर देन? हाँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो अभी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन वो सिर्फ मसल सेल्स में होता है। यहाँ हम यीस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था एनारोबिक में कि ना ये डिपेंड करेगा यहाँ पर कि ये रिएक्शन किस में चल रहा है। यीस्ट में चल रहा है तो उसमें प्रोडक्ट्स अलग होंगे, अगर मसल सेल में चलेगा, अभी हम पढ़ेंगे उसको, तो उसमें प्रोडक्ट्स अलग होंगे। ओके तनिष्का, यीस्ट के यूजेस बता दीजिए। ओके, यीस्ट के यूजेस, अरे यार अभी तो बताए थे, फर्मेंटेशन में आपको अल्कोहल प्रोडक्शन में यीस्ट यूज होता है, बैटर को राइज करने में। बैटर है मतलब घोल जो होता है, केक्स, इडलीज और जितने भी हम फ्लफी जो भी आइटम्स बनाते हैं उसमें हम यूज करते हैं। तो फर्मेंटेशन की यूजेस क्या हुए? फॉर राइजिंग बैटर, बैटर को राइज करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल। तो दो इसके मेन यूजेस हो गए आपके, ठीक है, फर्मेंटेशन के। ठीक है, हो गए सारे डाउट सभी के, आगे मूव करें। फाइन, हाँ, तो आपके डाउट्स अगर क्लियर हो जाए करें तो ओके, या कुछ लिख दिया करो सो दैट आई गॉट नो कि हाँ भैया हो गया है, या कुछ और डाउट बचा है। हाँ हाँ, अभी पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ रहे हैं तनिष्का, यही पढ़ रहे हैं अभी आगे, बस वही पढ़ने वाले हैं, वही मसल क्रैम्प भी पढ़ने वाले हैं। सो हमने अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा इन यीस्ट, बट जैसे कि आप लोग को क्लियरली पता भी है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में भी होता है, लाइक, बट द इम्पोर्टेंट थिंग कि किस कंडीशन में होगा। हमारी बॉडी जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कस्टम है, हमारी सारी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है।
बट मसल सेल्स जो हैं उनको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब आप अगर कोई एथलीट हैं या कोई आप कोई स्ट्रेनस वर्क कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी सडनली आपको चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है बट ऑक्सीजन के अंदर जाने की और उस ऑक्सीजन के साथ अंदर बर्न होने की एक लिमिट होती है, एक रेट होती है, उससे ज्यादा बर्न नहीं हो पाएगी। उससे आप बहुत, जैसे लाइक अगर हम रन कर रहे हैं तो हम बहुत तेजी से हम क्या करेंगे, हाफने लगेंगे, ऑक्सीजन बहुत जल्दी जल्दी लेने लगेंगे, लेकिन उसकी भी हमारी एक स्ट्रेंथ होगी, हम उससे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। मान लो हमारी सेल को और भी ज्यादा बर्निंग करनी है ग्लूकोज की, उस ऑक्सीजन से उसका काम नहीं चल रहा, वो सारी ऑक्सीजन उसने यूज कर ली जल्दी जल्दी, लेकिन बट स्टिल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो बोल रहे भैया ज्यादा एनर्जी दो, इतने एटीपी से काम नहीं चल रहा, दौड़ना भागना, कुत्ता पीछे पड़ा है, जोर से दौड़ना है, तो बोल रहे इतने एटीपी से काम, और एटीपी चाहिए। तो अब भाई मसल्स क्या करें, ऑक्सीजन तो आ ही नहीं रही, तो ग्लूकोज को कैसे बर्न करें, तो फिर मसल्स ने क्या किया, नाउ अब उन्होंने दूसरा तरीका निकाला, एक काम करो, गोली मारो ऑक्सीजन को, अपन तो बिना ऑक्सीजन के ही कर देते हैं। तो वहां पर अगेन अब क्या होने लगा उन सेल्स में, एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लूकोज को उन्होंने क्या किया है, एनारोबिकली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करके क्या बनाया है उन्होंने, लैक्टिक एसिड प्लस वाटर प्लस एटीपी। और ये एटीपी भी आपके इसमें कितने प्रोड्यूस होते हैं, 2 ही एटीपीज यहाँ पर भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज 2 एटीपीज। वाटर भी कई जगह नहीं लिखा होता है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लैक्टिक एसिड प्लस 2 एटीपी। तो अब क्या किया मसल सेल्स ने, क्या भैया यार ऑक्सीजन तो मिल नहीं रही और ग्लूकोज को बर्न करना जरूरी है, एटीपी बनाने हैं, कुत्ता पीछे पड़ा है, तेज दौड़ना है, तो इसलिए एटीपी बनाओ। तो एटीपी बनाए, कैसे बनाए, बिना ऑक्सीजन से। अब बिना ऑक्सीजन के बनाए तो भैया 38 तो बन नहीं सकते, तो इसलिए कम एटीपी बने, 2 एटीपीज ही बने, लेकिन वो 2 एटीपीज की कंटिन्यूअस सप्लाई चल रही है। लेकिन अब साथ में एक और प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनने लगा। ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, लाइक मसल सेल्स जो होती हैं उनमें इकट्ठा होने लगता है। और जब ये ज्यादा इकट्ठा हो जाता है मसल सेल्स में, तो हम बोलते हैं क्या हो रहे हैं, मसल क्रैम्प। सो मसल क्रैम्प्स कब होते हैं, दे अकर व्हेन मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली अंडर सम फिजिकल एक्सरसाइज। कब होते हैं मसल क्रैम्प, दे अकर अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में होंगे, कब होंगे, व्हेन मसल सेल या or any cell is respiring anaerobically and producing ATPs and also producing lactic acid, and when this lactic acid accumulate inside the cell, this got muscle cramp। और मसल क्रैम्प्स यानी कि मसल्स में दर्द होता है, एथलीट्स जो होते हैं कई बार बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, उसकी वजह से वो रन नहीं कर पाते, तो एथलीट्स में या जो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हैं उनकी बॉडी में मसल क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के हमने 2 प्लेसेस पढ़े। फर्स्ट हमने देखा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज यीस्ट के अंदर हो रहा है। सेकंड हमने देखा कि हमारी बॉडी में भी हो रहा है, लेकिन अंडर सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ पर्टिकुलर उसकी जरूरत है, सिर्फ उसी टाइम पर होगा। ऐसे बैठे ठाले मसल सेल नहीं है कि यार चलो यार एनारोबिकली कर लेते हैं, नहीं, जब तक उसको बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब तक एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। और वो कब होगा, लाइक ऐसा होता है जब हम बहुत ज्यादा किसी दिन काम करते हैं, खड़े रहते हैं, या स्टेप्स बहुत ज्यादा चढ़ते हैं, या कहीं हमने कोई दौड़ने भागने का काम किया होता है, तो रात तक हमारे पैर दुखने लगते हैं। तो वो पैर इसलिए दुखते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी मसल सेल्स में एक्यूमुलेट होता है। और जब हम रिलैक्स करते हैं, सोते हैं, लाइक बॉडी जब डिटॉक्स हो रही होती है, उस टाइम पर उस लैक्टिक एसिड को मसल सेल्स में से रिमूव कर दिया जाता है, एंड जब हम उठते हैं सुबह देन वी अगेन फ्रेश। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट्स हो तो बताओ यहाँ तक। ठीक है, हो गया तनिष्का वो आपका डाउट सॉल्व? ठीक है, तो आगे अपन देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये हुआ आपका एरोबिक और एनारोबिक के लिए सारा डिस्कशन। हाउ इज दिस लैक्टिक एसिड रिमूव्ड व्हाइल स्लीपिंग? हमारे पास ब्लड है और ब्लड में बहुत सारे दूसरे एंजाइम्स भी हैं। वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, आपकी मसल्स में जा रहे हैं। भाई सोते टाइम हम बोलते हैं भाई बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो बॉडी फिर से फ्रेशन अप हो जाती है। तो ऐसा क्या हो रहा है सोते टाइम, हमारी बॉडी की डिटॉक्सिंग चलती है उस टाइम। माइंड जो है, ब्लड जो है,
वो हमारी बॉडी की सारी सेल्स काम हो रही हैं, रिलैक्सिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उन हार्मोन्स और एंजाइम्स के थ्रू लैक्टिक एसिड को डाइल्यूट, उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, राइट। उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे वाटर में, ब्रेक कर देंगे, और उसके उन मॉलिक्यूल्स को वहां से हटा दिया जाएगा। तो जो सेल्स हैं वो फिर से क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी, उन्हें काम करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। तो कैसे हटाया जाता है, इसको वाटर में डिसॉल्व करके और इसको ब्रेक डाउन करके उन मसल सेल्स में से रिमूव कर दिया जाता है। ओके, सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोगों की बुक में एक इस टाइप का डायग्राम गिवन है, एक इस तरीके से, फिर इस तरीके से एनसीईआरटी में गिवन है। उसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप अब वो आपको क्लियर हो गया होगा। उसमें एक में हमने एरोबिक वाला पार्ट पढ़ा है और 2 में एनारोबिक है। बट एनारोबिक में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आप यीस्ट के लिए कर रहे हैं या आप मसल सेल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में एनर्जी प्रोडक्शन तो सेम है, बट उसमें जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये हमने देख लिया है। यीस्ट सेल में प्रोडक्ट अलग है और मसल में प्रोडक्ट अलग है। कोई डाउट और है? Is instant energy provided by eating chocolates or something? Is that a result of anaerobic? No. इंस्टेंट जो एनर्जी, लाइक अच्छा तो हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो क्या ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन की वो दे रहा है क्या? नहीं। इंस्टेंट एनर्जी से मतलब ये है कि आपने जो भी फूड खाया है वो फूड क्या कर रहा है, आपको इजी ग्लूकोज दे रहा है। लाइक हम बोलते हैं ग्लूकोज पियो, इंस्टेंट आप ग्लूकोज पियोगे तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि बॉडी को उन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फिर से कहीं और ब्रेक नहीं करना है, डायरेक्टली उनको एब्जॉर्ब करो और एनर्जी प्रोड्यूस कर लो। बाकी जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तो बॉडी में प्रोसेस होना पड़ता है, लाइक 3-4 घंटे में वो जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, स्टार्च में, प्रोटीन्स हैं, फिर वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे। अगर आप पहले ही स्मॉलर पार्टिकल्स ले रहे हो तो वो जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, और प्रोसेस फास्ट होने से बॉडी उसको फटाफट एब्जॉर्ब करेगी और उसको यूज करने लगेगी। तो इंस्टेंट अगर हम, और चॉकलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो चॉकलेट्स में सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी नहीं होती है, उनको खा के हमारा माइंड जो है वो भी बहुत रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, और उसकी वजह से भी हमें क्या एकदम से एनर्जी फील होती है। और ऑब्वियसली उनमें ग्लूकोज तो यूज करते हैं वो लोग। आपने अगर उसको पढ़ो कभी तो उसमें पढ़ना आपको सिरप उसमें मिलेगा कि सिरप यूज किया गया है इसमें, या माल्टोज यूज किया गया है। सिंपलर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं उसमें, उसकी वजह से मिलता है। यस, दे हैव ग्लूकोज। सिर्फ यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है? हाँ, यीस्ट तो एनारोबिक करता ही है, अमीबा नहीं करता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बता दिया, कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज नहीं करते हैं। लाइक अगर प्रोकैरियोट्स, अगर इसमें आप एग्जांपल में अगर पूछा जाता है, इन केस पूछा नहीं गया है आज तक कभी भी, सिर्फ और सिर्फ जो पूछा गया है वो यीस्ट सेल के लिए पूछा गया है कि वही एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, या उसके अलावा क्वेश्चन बनना होता है तो मसल सेल के ऊपर बन जाता है, कि बहुत सारे एरियाज हैं इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के लिए, तो इस तरह से कुछ भी नहीं होगा। तो आप सिर्फ यीस्ट सेल ही ध्यान रखिए कि यीस्ट सेल ही कर रहा है फर्मेंटेशन, वो सॉरी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, पर उनके ग्रुप्स जो हैं मैंने अभी बताए थे, मिथेनोजेंस, एसिडोफिलस और नाइट्रोजिनेज, इस टाइप के कुछ बैक्टीरियाज, ठीक है। तो हो गए सभी के डाउट्स? ओके, टाइम इज आल्सो अप। हाँ, तो नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम क्या डिस्कशन करेंगे अब? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, और हमारी बॉडी में क्या रेस्पिरेशन का ट्रैक होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। चलो तो बाय करें, अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।